नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से विभागाध्यक्षा भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की डॉक्टर श्रुति प्रिया। हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है ना, हम सब दोनों की बहुत अच्छी दोस्त भी। तो इनको स्वागत करना तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। 2019 में एजुकेशनल पेडागोजी के तौर पर मुझे कार्य करने की मौका मिली। प्रेजेंट है इन इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन 2024. This seminar is organized with the help of and in collaboration of Economic Association of Bihar. असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एमयू बोध गया में, उनको बुलाता हूँ कि वो प्लांट और बुके देकर सर का स्वागत करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार डॉक्टर रजनीकांत ओझा सर को वेलकम। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एंड पॉलिसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में वेलकम। दीपा रानी से पुनः आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर प्रियंका सिन्हा जे कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनको प्रियंका विश्वविद्यालय में स्वागत है। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से पीएचडी के लिए वर्षों से संघर्षरत मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ और इस शोध के विषय से जुड़े आज सुबह वाले सत्र में 10 बजे से लेके 12 बजे तक 1 बजे तक जब तक पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, हम लोग टेक्निकल सेशंस चला रहे हैं। आप सबको पहले से पता होगा कि 5 थीम में हमने अपने कॉन्फ्रेंस को डिवाइड करके रखा था। 5 थीम पे डिस्कशन होना था। इसके लिए अलग अलग पैनल का गठन किया गया था, पर लास्ट मोमेंट पे कुछ तब्दीलियों के कारण हम लोग एक्चुअली 5 जगह सेशन नहीं करा सके, इसीलिए आज सारे 5 थीम वाले बच्चे आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो। हम चाहते हैं कि अपने जो भी गेस्ट्स हैं उनका फॉर्मल वेलकम करें। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट मगध यूनिवर्सिटी के और बहुत सारे पोस्ट पे रहे हैं, अब ये रिटायर हो चुके हैं। प्रोफेसर विश्वनाथ सिंह सर अर्थशास्त्र विभाग से, मैं इनको सम्मानित करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपनी कलीग मैडम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एमयू बोध गया में, उनको बुलाता हूँ कि वो प्लांट और बुके देकर सर का स्वागत करें। अब मैं पुनः कुमारी दीपा रानी मैडम से आग्रह करूंगा कि वो प्रोफेसर प्रवीण कुमार डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ, अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एंड पॉलिसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार डॉक्टर रजनीकांत ओझा सर को सम्मानित करना। वेलकम। अब मैं कुमारी दीपा रानी मैडम से पुनः आग्रह करूंगा कि वो प्रोफेसर संजय कुमार डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एंड पॉलिसी, इस कड़ी में अब हम लोग सम्मानित करेंगे डॉक्टर रिकिल चिन्मयांग सर को, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एंड पॉलिसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर। वेलकम। अब मैं डॉक्टर कुमारी दीपा रानी से आग्रह करूंगा कि वो गया कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की ये विभागाध्यक्षा भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की डॉक्टर श्रुति प्रिया। हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है ना, हम सब दोनों की बहुत अच्छी दोस्त भी। तो इनको स्वागत करना तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। दीपा रानी से पुनः आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर प्रियंका सिन्हा जे कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनको प्रियंका विश्वविद्यालय में स्वागत है। आप लोग अपना प्रेजेंटेशन। सर, मैं यहाँ पर एक पेपर जो प्रेजेंट करने के लिए आया हूँ, वो इस सेमिनार का जो थीम है स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसी थीम के अंदर में एक मेरा जो रिसर्च का जो शीर्षक है उसका नाम है राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी और सतत विकास में समावेशी शिक्षा का अध्ययन। इस संदर्भ में हमने ये बताने की कोशिश किया है कि ये जो सतत विकास की जो बात होती है, या हम कहें समावेशी डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास की जा रही है, ये हमारा क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय और ये वर्ल्ड वाइड ये प्रयास है। तो इसी संदर्भ में और इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस थीम को लिखा है
इसमें से मैंने सारांशतः दिखाने की कोशिश किया है कि भारत में समावेशी विकास और सतत विकास के लिए समावेशी शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। ऐसा हमारा देश में संभव है क्योंकि स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने के वक्त से यहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों को बराबरी अर्थात समानता का अधिकार दी गई है। ऐसे हम ओवरऑल कंट्री इन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ की हम अगर स्थितियों को अगर मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का दर्जा के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। तो खैर इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम अपने थीम पर और अपने रिसर्च के कंटेंट पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का जो संभावित जो पृष्ठभूमि है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि यहाँ समावेशी विकास के लिए सतत विकास की जो प्रक्रिया है या रणनीति है उसके लिए बहुत ही परफेक्ट और उचित पृष्ठभूमि दिखता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि आखिर हमने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा हमारे विचारानुसार मैंने उद्देश्य के तौर पर देखा है कि इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के साथ साथ सतत विकास स्थापित करने हेतु एक विकल्प के रूप में समावेशी शिक्षा को पहचानना और इसको आगे बढ़ाना है। मैं संक्षेप में इस संदर्भ में एक बात मैं बता दूं, 2019 में एक हमें एजुकेशनली एक फेलोशिप को लेकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल हेमिंग फाउंडेशन के थ्रू एक इंटरव्यू में जाकर अपने प्रयास को रखने का मौका मिला। वहां रखने के बाद मुझे एज ए एजुकेशनल पेडागोजी के तौर पर मुझे कार्य करने की मौका मिली और उस माध्यम से मैंने राष्ट्रीय स्तर से जो एक्सपर्ट लोग थे उनके माध्यम से मैंने ये समझ पाया कि हमारे जो देश में जो एजुकेशन की जो व्यवस्था है या हम पॉलिसी कहें, अगर शिक्षा के संदर्भ में हम जाकर बात करें तो 1968 में जो कोठारी आयोग आया उसके बाद हम शिक्षा में और बेहतरीन प्रयास करने की अगर हम और कदम बढ़ाकर देखें तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। ये सारी नीतियां हम लोगों के जो देश की जो शिक्षा की व्यवस्था थी और शिक्षा की जो व्यापकता था वहां तक पहुंच बनाने के लिए ये नीतियां बहुत ही सार्थक दिशा में कारगर होते नजर आई। उसके बाद हम आगे कड़ी में अगर चलकर बात करें 2020 में जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी को अगर हम लोग बारीकियों से अध्ययन करके देखने का यथासंभव प्रयास करें तो हम समझते हैं तमाम लोग इस बात को लेकर थोड़ा भी हिचक नहीं करेंगे कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है ये वाकई में इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और जैसा कि हम सुन रहे हैं, हम अपने मगध यूनिवर्सिटी के अंदर की बात करें तो यहाँ भी ग्रेजुएशन लेवल एडमिशन लेकर ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, या हम कहें पीजी लेवल का भी 4 सेमेस्टर में पीजी कोर्स कंप्लीट की जा रही है। और उसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि रिसर्च का जो मेन क्या ऑब्जेक्टिव होता है और रिसर्च से आखिर क्या नया किया जाता है, ये चीजें पहले की जो एजुकेशन पद्धतियां रही है जिसमें सारे स्कॉलर को रिसर्च कंप्लीट होने के बाद तक उन्हें ये समझ में नहीं आ पाती थी कि आखिर इस शोध का मतलब और मायने क्या है और इसका इनपुट या आउटपुट के तौर पर सामने आ क्या रहा है। इस चीजों से जो ही कमियां देखने को मिला है ओवरऑल एजुकेशनल जो डेवलपमेंट को लेकर के उसमें बहुत ही बारीकी ढंग से नए एजुकेशन पॉलिसी में एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बहुत ही बारीकियों पर नजर रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लाया गया है शोध प्रकरण को व्यापक बनाने के लिए, वो प्रकरण में अभी कदम आगे बढ़ी ही है और उसी का एक पार्ट एक हिस्सा के तौर पर हम लोग यहाँ अपने विभागीय स्तर पर या इस तरह के सेमिनार में अपनी बात रखने और सुनने और समझने का जो और अवसर मिल रहा है। ये चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कि ये जो एजुकेशन का ओनली फॉर एकेडमिक लेवल का जो एजुकेशन की बात होती रही है, एजुकेशन का मतलब मेनली एकेडमिक डिग्रियों को हासिल करने का रहा है, ये एजुकेशन वाकई में इंक्लूसिव एजुकेशन से बाहर। अगर हम उस एजुकेशन को आगे ब्रॉडली हम देखना चाहते हैं
तो इंक्लूसिव एजुकेशन को लाना बहुत ही जरूरी है। इसको और बारीकियों पर हम चलकर देखें तो आज का जो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें हम लोग देख रहे हैं शिक्षा दो भागों में बढ़ता नजर आ रहा है, एक प्राइवेटाइजेशन की ओर, दूसरा गवर्नमेंट एजुकेशन की ओर। ये दोनों को अगर हम बारीकियों में देखें तो गवर्नमेंट एजुकेशन की जो एजुकेशन दी जा रही है वो प्राइवेटों से काफी फासला या दूरी या दोनों में गैप या खाई के तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। इन गैप और इन खाइयों को कम करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी एजुकेशन को के तहत ही आगे हम लोग एजुकेशन को बढ़ाने की प्रयास की जाए, जिसमें सरकार की निर्देश आई है। और इसके तहत हम और सामाजिक स्तर पर हम अगर दृष्टि को ले जाते हैं तो समाज में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जो शिक्षा के मुख्य धारा में जुड़ने की उम्मीद को आगे तो ला रहे हैं, लेकिन वो लाने के क्रम में वो अपने आप को उस लायक नहीं समझ रहे। जबकि एजुकेशन में ऐसा किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज को लेकर ये जो समावेशी शिक्षा की जो नीति है और समावेशी शिक्षा को लेकर जो प्रयास की जा रही है और नई एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, इसके तहत ये गैप कम कर होता दिख रहा है। और हम समझते हैं इसमें जो अशक्त कैटेगरी के जो छात्र होते हैं या सोशली मैंने आउट होते हैं, जिसको समाज में एक असमानता या सामाजिक परिस्थितियां के अकॉर्डिंग उनको मुख्य शिक्षा की धारा में जोड़ने से उनको अंदर से कोई न कोई इशू रोकने के लिए आ खड़ी होती है। वो इशू बाधा न बने और अशक्त से लेकर समाज से अपेक्षित वर्ग के विद्यार्थी भी सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ एक साथ शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ने में सफल हो सके, ऐसी प्रयास को लेकर समावेशी एजुकेशन और सस्टेनेबल विकास के लिए बहुत ही अहम है। हम इसी के साथ इस बातों को हम विराम देते हैं। आप लोगों ने यहाँ हमें अपनी बात को रखने के लिए मौका दिए, इसलिए आप सभी को मेरी ओर से आभार। और हमारे सहपाठी लोग जो यहाँ सामने जो गौर से सुने हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि उन लोगों के द्वारा भी इसके संदर्भ में कोई सुझाव आएगा, हम उसको जरूर सहर्ष स्वीकार कर इसमें जगह देंगे। इसलिए आप लोगों ने भी गौर से सुना है, इसलिए हमारी तरफ से आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एडवाइस है आपके लिए आगे पेपर कंटिन्यू कीजिए, लेकिन हाउ इट कैन बी मेड ऑल इंक्लूसिव, इस पर ज़्यादा एम्फेसिस दीजिए। कैसे इंक्लूसिव बनाए, एम्फेसिस हमारी है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन जो है उसको इंक्लूसिव बनाए, हाउ इट कैन बी मेड ऑल इंक्लूसिव। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।